नमस्कार, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आज देवबंद और कैराना में विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने देवबंद में माफिया राज पर हमला बोला। कहा माफिया ने जो जमीन गरीबों से छीनी थी वहां अब गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। तो कैराना में सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी दंगे के लिए जाना जाता था, लेकिन अब दंगा मुक्त माहौल है। अब दंगा करने वालों को उल्टा लटकाया जाता है। तालियों के साथ हृदय से स्वागत करेंगे अपने माननीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, वे अपने लोकप्रिय लोकसभा के प्रत्याशी भाई राघव लखनपाल शर्मा जी। अरे जिस सहारनपुर को शिक्षा के एक पवित्र केंद्र के रूप में देश के अंदर सिरमौर होना था या पश्चिम का काशी बनना था, उसको आपने मजहबी जुनून का अड्डा बना दिया अराजकता फैलाने के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फतवा जारी करने के लिए। अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी यह भी फतवे से तय होगा। अरे ये डॉक्टर और वैज्ञानिक तय करेंगे या कोई फतवा तय करेगा? लेकिन बहनों और भाइयों, यहां पर किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास होता था। डेवलपमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था। जो लोग समाज का लूटते थे, अपना घर भरते थे, उन माफियाओं की संपत्ति को इसीलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं। एक बहुत बड़ा माफिया था, बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक। उस माफिया के द्वारा प्रयागराज में बड़ी संपत्ति अर्जित की गई, बड़ी संपत्ति अर्जित की गई। कब्जा करके हमने संपत्ति खाली करवाई और गरीबों के लोगों ने कहा साहब ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा क्या मतलब, जो मुझे करना है वही करना हो, गरीबों के आवास बनेंगे जिस पे। और बहनों भाइयों, गया वहां पे मकान बनाए गए, हाई राइज बिल्डिंग बनाई गई और फिर अपने हाथों से गरीबों को आवास की चाबी मैंने सौंपी वहां पे। और मैं फिर कह रहा हूं, याद रखना, माफिया ने अनैतिक और अवैध तरीके से जितनी संपत्तियां अर्जित की होंगी, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उन सभी संपत्तियों को हम फिर से कब्जे में ले चुके हैं या लेने वाले हैं। और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मकान सौंपे जाने हैं उसमें। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने पर प्रहार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार बताया। राहुल गांधी ने अमेठी की वफादारी पर तोहमत लगाई। आप लोगों ने 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया। आप सबने देखा होगा, जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं? राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा। और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। मैनपुरी में बीजेपी लगातार बूथ सम्मेलन आयोजित कर रही है, जिसमें मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने कमल खिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को वो नामांकन करेंगे। उन्होंने यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा भी किया। 15 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन करेंगे और उससे पहले तमाम वीआईपी उसमें सम्मिलित होने वाले हैं। और नामांकन से पहले 12 बजे
मैनपुरी के कृषि कॉलेज ग्राउंड में एक सभा का भी आयोजन होगा। उस सभा में हमारे तमाम वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के नेता आने वाले हैं। संभावना ये भी है किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, संभावना है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के लिए अपशकुन बताया। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जहां जाते हैं वहां बीजेपी की हार हो जाती है। देखिए केशव मौर्य जी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशगुन हैं। ये जहाँ जहाँ जाते हैं, जैसे मैनपुरी गए थे तो हमारा जीत का अंतर बहुत बढ़ गया था। फिर गए घोसी, वहाँ भी जीत का अंतर बहुत बढ़ गया। अब यहाँ देखो आए हैं, देखना बदायूं लोकसभा में बुरहानी से लेकर के सभी जगह है, हमारा जीत का अंतर बहुत बढ़ जाएगा। ये अपशगुन है भारतीय जनता पार्टी। शिवपाल यादव के इस बयान के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। शिवपाल यादव जहां जहां गए वहां पर साइकिल पंक्चर हो गई। शिवपाल यादव इस समय बहुत परेशान हैं। शिवपाल यादव बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। ऐसे तमाम बयान केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से पलटवार के जरिए दिए गए। शिवपाल जी कहिए जहां जहां गए वहां सपा की साइकिल पंचर हो गई। 2014 याद नहीं है क्या? 2017 याद नहीं है क्या? 2019 याद नहीं है कि 2022 नहीं याद? उनको याद दिला देना। शिवपाल जी समय बहुत व्यथित है। वो अपने बेटे को टिकट चाहते हैं, भतीजा उनके बेटे को टिकट नहीं दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन है। बिजनौर में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान सामने आया। इंडिया गठबंधन की कहीं कोई चुनौती नहीं है, ये कहा जयंत चौधरी ने। सपा के पास कोई प्लानिंग नहीं है, संवाद तालमेल नहीं है। मुझे सपा की प्लानिंग, संवाद और तालमेल की कमी के चलते गठबंधन तोड़ना पड़ा। सपा के फैसले में स्थिरता नहीं है, नेता ही अच्छा फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे तमाम आरोप जयंत चौधरी की तरफ से लगाए गए। मिशन 2024 को लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लगातार पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जयंत जी, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन? कोई चुनौती नहीं है, बात साफ है, लोगों का मन साफ है। और जब लोकदल एनडीए में आ गया तो जो लोकदल के साथ हमेशा खड़े रहे वो ईमानदारी से लग रहे हैं, और वो नतीजे जब खोलेंगे तो पता लग जाएगा। यहाँ हम बिजनौर में खड़े हैं, 3 सभा मैंने की बिजनौर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में, और बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है। सभी समाज की वोट मिल रही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, और सबको ये मालूम है कि जहाँ लोकदल खड़ा होता है तो एक विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ लोकदल का ही सिंबल है चंदन चौहान, एक नौजवान प्रत्याशी है। सर, चौधरी चरण सिंह हो या फिर चौधरी अजीत सिंह हो, वो किसानों के मसीहा कहे जाते रहे हैं। ऐसे में लोगों को काफी उम्मीद है। अब आप गठबंधन में आए हैं तो क्या लगता है सर, इंडिया गठबंधन कितना प्रभावशाली होगा इस बार सपा और कांग्रेस का? सपा और कांग्रेस ने मीटिंग ही नहीं करी अब तक, वोट मांगने ही नहीं आ रहे हो, प्रयास आगे क्या करेंगे? जो अपना चुनाव में पार्टी नहीं चला पा रहे, चुनाव अभियान नहीं चला पा रहे, वो देश क्या चलाएंगे? हम लोग जनता के बीच हैं लगातार, और हमारे लोग मेहनत भी कर रहे हैं और दिखाई दे रही है। सर, आपने ईमानदारी से जब सरकार में आएंगे तो लोगों को मालूम होना चाहिए जो गरीब और अति गरीब वर्ग है उनके लिए और बेहतर काम हो। सर, आप जब इंडिया गठबंधन में आए, ईमानदारी से आपने उसका धर्म निभाया। आपको क्या लगता है कि कहां पर सपा के साथ दिक्कत है कि वो किसी भी दल? देख, कोई प्लानिंग और जो एक संवाद होना चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रहा, और इसलिए हमें तोड़ना पड़ा। अभी तक भी आप देखिए 3 उम्मीदवार बदल दिए, यानी आपको यही नहीं मालूम कि उम्मीदवार कौन अच्छा है क्षेत्र में, आपको इतनी जानकारी नहीं है। जिसका टिकट कटेगा वो विरोध करेगा, उसके समर्थक मायूस होंगे। हमने तो नहीं चेंज किया टिकट। तो एक निश्चितता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए आपके फैसलों में, लोग विश्वास कर सके कि ये अच्छा फैसला लिया गया। जब नेता ही अच्छा फैसला नहीं ले पा रहे, तो इसलिए इस कंफ्यूजन की स्थिति में हम लोकदल का नुकसान नहीं होते देना चाह रहे थे। हमारे क्षेत्र का नुकसान हो जाता, किसानों का नुकसान हो जाता। अब हम लोग मुख्य धारा में हैं, बेहतर काम होंगे। सर, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कल नोएडा में गृहमंत्री अमित शाह की रैली होनी है। बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सेक्टर 33 में अमित शाह की रैली होगी। ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा।
कि नोएडा में बड़ी जनसभा का आयोजन है और इसी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कल यानी 13 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह करीब 6:30 बजे नोएडा पहुंचेंगे। सबसे पहले बोटेनिकल गार्डन में हेलीपैड बना हुआ है, वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद बाय रोड सेक्टर 37 बोटेनिकल गार्डन से इस स्थल पे जहां पे हम मौजूद हैं वहां पहुंचेंगे। यानी नोएडा सेक्टर 33 शिल्फाट के बगल में ये पार्क है। आपको यहां की तैयारी दिखाना चाहेंगे। यहां पर मंच बनकर तैयार हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि करीब 30 लोग जो है मंच पे बैठेंगे। गृह मंत्री रहेंगे, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो यहां से प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेश शर्मा वो रहेंगे और तमाम पदाधिकारी रहेंगे। इसके अलावा 5 विधायक रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में जो 5 विधायक आते हैं वो मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाना है और इसी को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और करीब 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी के जो संयोजक हैं जो ये कार्यक्रम करवा रहे हैं उनकी तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करीब 7 सेक्टर में आसपास के जोनों को बांटा गया है। 7 एसीपीज डिप्यूट रहेंगे, इसके अलावा 2 एडिशनल एसपी और साथ ही डीसीपी और तमाम वरिष्ठ अधिकारी और अफसर मौजूद रहेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। कई रूट पर ये डायवर्जन रहेगा और खासतौर पर आपको बता दें नोएडा के सेक्टर 37, इसके अलावा जो एलिवेटेड के नीचे का रास्ता है और सेक्टर 35 या आसपास के जो इलाके हैं वहां पर रूट डायवर्जन रहेगा। लिहाजा घर से निकलने से पहले रास्ता जरूर देख ले, डायवर्जन में ना फंसे। और इसको लेकर ट्रैफिक विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी है। फिलहाल ये बड़ा भव्य मंच सजने को तैयार है, पूरी तरीके से तैयारी हो रही। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं और साथ ही यहाँ पर कुछ एजेंसियों के लोग भी मौजूद हैं जो तैयारियों को पुख्ता देख रहे हैं और यहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। पीलीभीत में जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही वरुण गांधी का बिना नाम लिए जिक्र किया और कहा कि जिसने किसानों के आंदोलन का साथ दिया पीलीभीत से उसे दरकिनार कर दिया गया। आप में से बहुत लोग जानते होंगे जो किसानों के पक्ष में कह रहे थे उन्हें पीछे कर दिया, नौजवानों की बात जो उठा रहे थे उन्हें पीछे कर दिया, किसान की आवाज में अपनी आवाज को जोड़ करके आंदोलन को मजबूत कर रहे थे उन्हें पीछे कर दिया। और जो किसानों पे थार चला रहे थे बताओ उन्हें सम्मान दिया सरकार ने कि नहीं दिया? बगल में ही आपने देखा है कि किसान आंदोलन को लेकर के यही तेजेंद्र बिर्क निकले थे, वहां पर उस आंदोलन को दबाने का काम किया था। सहारनपुर से गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद ने सिद्धपीठ त्रिपुर बाला सुंदरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया। मंदिर में उनकी तस्वीर वायरल हो रही है, मंदिर वाली फोटो वायरल है। बजरंग दल ने नाराजगी जताई है। बजरंग दल वालों का कहना है कि गैर हिंदू को मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मंदिर के भीतर की है, जब इमरान मसूद वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान की तस्वीर आप देखिए। और दूसरी तस्वीर में आप बजरंग दल का विरोध भी देख सकते हैं। विरोध स्वरूप ये पोस्टर यहां पर चस्पा किया गया है और इस पर लिखा गया है कि मंदिर परिसर में गैर हिंदू का प्रवेश निषेध है। बागपत में एसपी प्रत्याशी और एएसपी के बीच नोकझोंक देखने को मिली, जिसका वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ईद के मौके पर एसपी प्रत्याशी अमरपाल शर्मा बड़ौत की फुंसवाली मस्जिद पहुंचे थे। उनके गले में समाजवादी पार्टी का पटका था, जिसे वहां मौजूद एएसपी ने उतरवाने के लिए कहा तो एसपी प्रत्याशी भड़क गए। बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट में आजमगढ़ से भीम राजभर को टिकट दिया गया है, घोसी से बालकृष्ण चौहान को टिकट दिया गया है, एटा से मोहम्मद इरफान को टिकट दिया गया है, धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी और फैजाबाद से सच्चिदानंद पांडे को टिकट दिया गया है, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा और गोरखपुर से जावेद सिमनानी को टिकट दिया गया है, चंदौली से सत्येंद्र मौर्य और रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम को टिकट दिया गया है।
यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की माता का कल रात निधन हो गया। आज वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। ओम प्रकाश राजभर के पिता ने मुखाग्नि दी। ओम प्रकाश राजभर की मां लंबे समय से बीमार थीं और लखनऊ के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सीने में सिकुड़न और इन्फेक्शन से वो परेशान थीं। 23 दिन के इलाज के बाद 85 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसके इशारे पर सीताराम केसरी का घनघोर अपमान हुआ, क्या था इस अपमान का 10 जनपद कनेक्शन। सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सीताराम केसरी को हटाने का आदेश कहां से आया था? सोनिया गांधी जी के यहां से कि उठा के फेंक दो। विंसेंट जॉर्ज ने, अर्जुन सिंह जी, गुलाम नबी आजाद, राजेश पायलट, जितेंद्र प्रसाद, सबने बोला कि इसको जीती भाई, जितेंद्र प्रसाद जी के पिताजी बोला कि इनको उठा के फेंक दो। राजेश पायलट जी और आप सब कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया गया कि भाई अब इनको उठा के फेंक। उनके साथ बदतमीजी की गई कांग्रेस दफ्तर के अंदर। क्या बदतमीजी हुई थी? धोती खोली गई थी उनकी, बदतमीजी हुई, गालियां दी गई, उनकी धोती खोल दी गई थी और इस सबको बाकायदे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा शीर्ष नेतृत्व को बताया जा रहा था और वहां प्रसन्नता का माहौल था। प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि जो हाल सीताराम केसरी का हुआ वही हाल कुछ दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी होने वाला है। और आप सीताराम केसरी जी के बारे में बहुत चिंतित हो रहे हैं। कुछ दिन रुक जाओ, खड़गे जी के साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छा, आप कह रहे खड़गे जी के साथ भी ऐसा ही होगा? पर खड़गे जी तो अध्यक्ष हैं, उनको तो बाकायदा बाजे गाजे के साथ अध्यक्ष बनाया गया। आप कह रहे हैं सारे फैसले खड़गे जी ले रहे हैं। अध्यक्ष तो केसरी जी भी थे। खड़गे जी का भी एक वीडियो आपने देखा ही होगा। खुद उन्होंने कहा कि भी मेरी कोई सुनता नहीं है। कई बार खड़गे जी से मेरी बात हुई। मेरी क्या, जितने भी नेता हैं सब आप पूछिए कि को बुलाइए पॉडकास्ट में। कांग्रेस के नेताओं को बुलाया करिएगा, आप उनसे पूछिएगा कि जब वो कहते हैं खड़गे जी ये फैसला ठीक नहीं है, तो खड़गे जी का जवाब क्या होता है। खड़गे जी कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे जैसा वो कहेंगे मैं बोल दूंगा। मतलब आप कह रहे खड़गे जी के ऊपर भी कोई हाई कमांड है? वही हाई कमांड है जिसका जिक्र संजय निरुपम कर रहे हैं, वही हाई कमांड है असली, जिसको मैं चंडाल चौकड़ी कह रहा हूं। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। अब्बास अंसारी को जान का खतरा सता रहा है। कासगंज जेल में अब्बास को डर लग रहा है। सीजेएम गाजीपुर की कोर्ट में उसने प्रार्थना पत्र दिया है। सीजेएम कोर्ट में अब्बास का केस चल रहा है। जमीन हड़पने के मामले में केस चल रहा है। वहीं आज गाजीपुर जिला जेल में अब्बास अंसारी से परिजनों ने मुलाकात की है। अब्बास की पत्नी निखत और भाई उमर अंसारी ने मुलाकात की। गाजीपुर जेल में कस्टडी पैरोल के तहत अब्बास बंद है। इस बीच ये जानकारी सामने आई है कि उसे जान का डर सता रहा है। ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर परी चौक पर बाइक को एक अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक पर एक ही परिवार के लोग बैठे थे जो शादी समारोह से लौट रहे थे। गाजियाबाद में गाड़ी से 22 लाख रुपए जब्त किए गए। युवक को हिरासत में लिया गया। थाना साहिबाबाद इलाके से यह बरामदगी की गई है। चुनाव आचार संहिता को लेकर चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की गई और ये पैसे बरामद किए गए।
बढ़ती गर्मी के साथ आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अग्निकांड की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर है मेरठ की, जहां पर कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद इलाके के लोगों ने पहले आग बुझाने की कोशिश की। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ की है, जहां पर कांठा गांव में गेहूं आग लग गई। किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। 5 बीघा फसल जलकर राख हुई। तीसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां गेहूं के खेत में लगी आग के चलते भारी नुकसान हुआ। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से किसान की फसलें जलकर राख हो गई। एटा में पुलिस की लगातार तीसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अप्रैल महीने में तीसरी अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें पुलिस ने एक शातिर हिस्ट्री शीटर असलहा तस्कर को शस्त्र फैक्ट्री चलाते हुए गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 33 अवैध असलहे और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। असलहा तस्कर के कब्जे से 23 अवैध तमंचे, 1 अवैध राइफल, 8 तमंचा और अधबने तमंचे भी बरामद किए गए। निधौली थाना और स्वाट टीम, सर्विलांस टीम ने एक बड़ा अच्छा वर्क किया है और इसमें एक बहुत बड़ी फैल गई। सिरफिरे युवक ने डॉक्टर की पत्नी पर चाकू से हमला किया। बेटे के विरोध पर मौके से हमलावर युवक फरार हो गया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर युवक डॉक्टर के घर पहले नौकरी करता था। प्रसाद देने का झांसा देकर युवक घर में दाखिल हुआ। फरार आरोपी युवक की गिरफ्तारी में पुलिस की जुटी हुई है। रोहन नाम का आरोपी सूरजकुंड इलाके का रहने वाला है। हाथरस में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को पकड़ा है, जिसके पास से 1 किलो 50 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट जैसी संगीन धाराओं में कई केस पहले से ही दर्ज हैं और पहले भी वो जेल जा चुका है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।